Hello student, myself Rinku Rajput, lecturer in RVS Polytechnic, Bijpuri, Agra। बेसिक ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की कंटिन्यूस क्लासेस सीरीज में आप सभी का स्वागत है। ये लेक्चर सीरीज हमारी थियोरेटिकल लेक्चर सीरीज है। इसी के साथ हमारी एक MCQ लेक्चर सीरीज चल रही है। जो थियोरेटिकल लेक्चर सीरीज है इसमें यूनिट 2 का आज मैं लास्ट चैप्टर यानी स्प्रिंग कराऊंगा। इससे पहले चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि गियर क्या रहता है, गियर के टाइप्स क्या रहते हैं, गियर ट्रेन क्या रहती है, ठीक है, वेलोसिटी रेशियो क्या रहता है, ठीक है। उसी से आगे का ये आज का नया चैप्टर है स्प्रिंग मशीन कंपोनेंट, जो आपकी यूनिट 2 थी उसका ये लास्ट चैप्टर है। और इसके बाद एक आपकी यूनिट 3 जिसमें आपका एक चैप्टर है लुब्रिकेशन, जो कि आपका एक लेक्चर में हो जाएगा, उससे आगे मैं कराऊँगा, ठीक है। तो चलो आज हम स्टार्ट करते हैं स्प्रिंग। स्प्रिंग आप सभी जानते होंगे स्प्रिंग क्या करती है। स्प्रिंग पे जब हम कोई बल लगाते हैं, क्या जब हम कोई फोर्स लगाते हैं तो वो दब जाती है, और जैसे उस फोर्स को हम क्या कर लेते हैं, हटा लेते हैं, तो वो अपने ओरिजिनल शेप में वापस आ जाती है, ठीक है। तो इससे हिसाब से हम स्प्रिंग को क्या कह सकते हैं, स्प्रिंग एक इलास्टिक बॉडी है। इलास्टिक बॉडी क्या होती है, इलास्टिक बॉडी वे बॉडी होती है जिन पे अगर कोई फोर्स लगाया जाए तो उनका शेप चेंज हो जाता है, और जैसे फोर्स को उठा लेंगे तो उनका चेंज जो पहले था वही शेप उनका वापस आ जाता है, ठीक है। उन बॉडी को बोलते हैं आपका इलास्टिक बॉडी। जैसे स्प्रिंग का एक ऊपर एक MCQ क्वेश्चन ये बन सकता है कि स्प्रिंग कैसी बॉडी है, तो आपका रहेगा इलास्टिक बॉडी या प्रत्यास्थ बॉडी, ठीक है। स्प्रिंग क्या रहती है, स्प्रिंग एक इलास्टिक बॉडी है जो एक भार का प्रभाव में बड़ी मात्रा में प्रत्यास्थ विरूपण प्रदान करती है, और जब भार हटा लेते हैं तो अपने ओरिजिनल शेप में वापस आ जाती है। इलास्टिक बॉडी है जो एक भार को बड़ी मात्रा में प्रभाव को, यानी जब कोई बड़ी मात्रा में उस पर लोड पड़ेगा तो उसका प्रत्यास्थ विरूपण यानी उसका शेप क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, यानी उसमें विकृति क्या आ जाती है, उत्पन्न हो जाती है, ठीक है, विरूपण प्रदान करती है। और जब हम भार को हटा लेते हैं तो अपने ओरिजिनल शेप में वापस आ जाती है। इसी को हम क्या कहते हैं, स्प्रिंग, ठीक है। इसी को क्या कहते हैं, स्प्रिंग, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एप्लीकेशन ऑफ स्प्रिंग। स्प्रिंग का यूज आप कहाँ कहाँ पे करते हो, ठीक है। नंबर 1, ऊर्जा और झटकों को सोखने के लिए। जैसे आप कभी बाइक पे जाते हो तो जैसे आपको झटका लगता है, या बाइक का पहिया जैसे गड्ढे में जाता है तो जो झटका रहता है उसका इफेक्ट किस पे आता है, आपके स्प्रिंग पे आता है। स्प्रिंग क्या करती है, उस झटके को या उस आपका जो वाइब्रेशन होता है उसे क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, और उस झटके का जो भी इम्पैक्ट या लोड होता है, जो भी प्रभाव पड़ेगा वो आपकी बॉडी पे नहीं पड़ता। अगर आपकी, जैसे मैं बात करूँ, आपकी साइकिल पे चलते हो तो आपको झटके ज़्यादा लगते हैं इन कंपैरिजन टू बाइक, क्योंकि बाइक में आपकी क्या रहती है, स्प्रिंग रहती है, जबकि साइकिल में स्प्रिंग नहीं रहती। स्प्रिंग क्या करती है, झटकों को एब्जॉर्ब कर लेती है। अगर आप बाइक पे फुल स्पीड में जा रहे हो, अगर आपकी बाइक में स्प्रिंग नहीं है, जैसे ही वो झटका मिलेगा यानी गड्ढे से होकर बाइक गुजरेगी तो उस गड्ढे का जो इम्पैक्ट है वो कहाँ पर पड़ेगा, आपकी रीढ़ की हड्डी पे, जिससे कि आपके फ्रैक्चर होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। सेकंड है ऊर्जा को जमा करने के लिए। जब हम स्प्रिंग को दबाते हैं और स्प्रिंग के ऊपर हम कोई बॉल को रखते हैं और जैसे स्प्रिंग को छोड़ते हैं तो बॉल ऊपर की ओर भाग जाती है, यानी स्प्रिंग क्या करती है, स्प्रिंग को हम जब लोड लगाते हैं तो वो अपने अंदर ऊर्जा को क्या कर लेती है, संचित कर लेती है, यानी एकत्रित कर लेती है। नेक्स्ट, बल लगाने के लिए, यानी बल लगाने, हमें कहीं पे फोर्स लगाना हो तथा गति को कंट्रोल करने के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, आपका स्प्रिंग का यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, भार मशीनों में वेट को नापने के लिए आप स्प्रिंग का यूज करते हो। जितने भी आपकी वेट वाली मशीन रहती है वहाँ पे आप यूज किसका करते हो, स्प्रिंग का। आपके घर पे सिलेंडर देने आपका वर्क, जो कंपनी का वर्कर आता होगा, जब आप उससे वेट तोलने वाली मशीन को कहते हो तो उसके पीछे के हिस्से में आप देखना कि उसमें क्या लगी रहती है, आपकी स्प्रिंग लगी रहती है, स्प्रिंग लगी रहती है। तो स्प्रिंग का यूज कहाँ पे करते हैं, आपका वेट को नापने के लिए या वेट को तोलने वाली मशीनों में आप किसका यूज करते हो, स्प्रिंग का यूज करते हो। नेक्स्ट टॉपिक है आपका टाइप्स ऑफ स्प्रिंग। पहला है आपका हेलिकल स्प्रिंग यानी कुंडलीदार स्प्रिंग, दूसरा है आपका स्पाइरल स्प्रिंग, तीसरा है आपका लीफ स्प्रिंग यानी पत्तीदार स्प्रिंग, चौथा है आपका डिस्क स्प्रिंग, और नंबर 5 है आपका ब्लॉक स्प्रिंग। जो आपकी स्प्रिंग के टाइप्स हैं वो उनकी बनावट और कैसी दिखती हैं उसके अनुसार ये आपके टाइप्स हैं, ठीक है। इनमें पहला है आपका हेलिकल स्प्रिंग। हेलिकल का मतलब यानी कुंडलीदार। जैसे आपने सांप देखा होगा वो कैसे कुंडली बना लेता है, अजगर सांप देखा होगा आपने, जब कभी वो किसी चीज़ को मारता है तो वो कुंडली बना लेता है, यानी सर्किल टाइप से ऐसे घेरे बना लेता है, ठीक है। सर्किल टाइप से इस तरीके से घेरे बना लेता है, ठीक है, इसे बोलते हैं आपका कुंडली, ठीक है। इसीलिए इसका नाम पड़ा है आपका कुंडलीदार स्प्रिंग, ठीक है। इसका शेप भी उसी के आकार का रहता है।
इस प्रकार की स्प्रिंग को वर्गाकार, वृत्ताकार या आयताकार कार्ड की तारों को, ठीक है, इसकी जो तार रहती हैं, जिस तार से ये बनाई जाती है, उस तार का शेप कैसा होता है, वर्गाकार, वृत्ताकार या आयताकार। कार्ड की तारों को कुंडलियों के आकार में मोड़कर बनाई जाती है। यानी ये कैसे बनाई जाती है, कुंडलियों के आकार में मोड़ के बनाई जाती है। ये 3 प्रकार की होती है कुंडलियाँ, वही जैसे आपका अजगर सांप बनाते हैं। नंबर 1 ये 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 है आपका प्लेन या हेलिकल स्प्रिंग। नंबर 2 है आपका कॉनिकल स्प्रिंग। नंबर 3 है टॉर्शनल हेलिकल स्प्रिंग। ठीक है, पहली बात करी जाएगी आपकी प्लेन स्प्रिंग की। ठीक है, प्लेन हेलिकल स्प्रिंग वे स्प्रिंग जिसमें एक लंब बेलन के ऊपर तार की अक्ष कुंडलियों के आकार में मोड़ी जाती है, प्लेन हेलिकल स्प्रिंग कहलाती है। देख सिलेंडर है, जैसे मैं बात करूँ, ये आपका पेन है। ठीक है, सिलेंडर की शेप होगी, इसके ऊपर मैं एक वायर लूँ, उस वायर को मैं इसके ऊपर ऐसे घुमाता जाऊँ, तो वो देखोगे आप एक गोलाकार कुंडली के आकार की आपकी स्प्रिंग प्रोड्यूस हो जाएगी इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से आपकी स्प्रिंग क्या हो जाएगी, जनरेट हो जाएगी। इसी स्प्रिंग को बोलते हैं आपका प्लेन हेलिकल स्प्रिंग। ठीक है, कैसी, प्लेन हेलिकल स्प्रिंग। जैसे ये आपका पेन है, पेन के ऊपर मैं एक तार लूँ और इस पर ऐसे लपेटता जाऊँ, यानी कुंडलियाँ मारता जाऊँ, तो वही आपकी स्प्रिंग कहलाएगी प्लेन हेलिकल स्प्रिंग। ठीक है, वे स्प्रिंग जिसमें एक लंब बेलन के ऊपर तार की अक्ष कुंडलियों के आकार में मोड़ी जाती है, प्लेन हेलिकल स्प्रिंग कहलाती है। ये 2 प्रकार की होती हैं। ठीक है, आपसे पूछ लिया जाएगा कि प्लेन हेलिकल स्प्रिंग कितने प्रकार की होती है। नंबर 2 टेंशन हेलिकल स्प्रिंग और नंबर 3 कंप्रेशन हेलिकल स्प्रिंग। ठीक है, टेंशन हेलिकल स्प्रिंग क्या रहती है, जिसमें कुंडलियों की जो कुंडली रहती हैं, ये क्या रहती हैं, पास रहती हैं, और इसमें फोर्स क्या लगता है, ऊपर की ओर लगेगा। जैसे मैंने ये पी दिखाया, ये पास है और इनमें फोर्स क्या लगता है, ऊपर की ओर लगता है। ठीक है, ये कैसी है आपकी हेलिकल स्प्रिंग। जैसे कि आप बाइक चलाते होगे, बाइक के जब आप ब्रेक लगाते हो पैर वाली, तो उसके नीचे देखना है एक आपकी स्प्रिंग होती है, उस वाली स्प्रिंग को बोलते हैं आपका टेंशन स्प्रिंग। ठीक है, इसमें क्या रहता है, आपकी कुंडलियाँ क्या रहती हैं, पास रहती है। ठीक है, इसमें फोर्स बाहर की ओर लगाया जाता है। दूसरी रहती है कंप्रेशन हेलिकल स्प्रिंग। इसमें जो ये कुंडलियाँ हैं, ये कुंडलियाँ क्या रहती हैं, आपकी दूर रहती हैं। क्या, दूर रहती हैं। इस वाली स्प्रिंग को बोलते हैं आपका कंप्रेशन स्प्रिंग। और इसमें क्या करते हैं, हम फोर्स को इसके ऊपर डालते हैं। इसका यूज किया जाता है आपका बाइकों के शॉकर में। आप बाइकों के शॉकर में देखना, उनकी जो कुंडली होगी, जो बाइक के पीछे वाले पहिए में स्प्रिंग लगी रहती है। अब तो खैर हाइड्रोलिक आ गई, लेकिन पुरानी बाइकों में देखना, जो आपकी स्प्रिंग रहती है उसकी कुंडलियाँ दूर होती हैं। उसमें जब फोर्स लगता है तो ये आपकी स्प्रिंग क्या हो जाती है, ये दब जाती है। क्या होती है, दब जाती है। और जैसे फोर्स हटता है तो ये अपने ओरिजिनल शेप में वापस आ जाती है। इस वाली स्प्रिंग को बोलते हैं आपका कंप्रेशन स्प्रिंग। टेंशन और कंप्रेशन हेलिकल स्प्रिंग आप समझ गए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और जो प्लेन हेलिकल स्प्रिंग होती है, प्लेन, उससे किसके ऊपर कुंडली बना के बनाया जाता है, सिलेंडर के ऊपर। ठीक है, सेकेंड है इसका टाइप आपका हेलिकल स्प्रिंग का, 3 प्रकार की होती है ना। सेकेंड है आपका कॉनिकल हेलिकल स्प्रिंग। ठीक है, वे स्प्रिंग जिसमें तार के अक्ष शंकु के ऊपर बनाई जाती है, कॉनिकल स्प्रिंग कहलाती है। इन्हें टेलीस्कोपिंग स्प्रिंग भी कहते हैं। कोन यानी शंकु, ये शंकु है आपका। ठीक है, देखो ये आपका शंकु है। शंकु के ऊपर मैं एक तार लूँ और इस तार को ऐसे लपेट दूँ, तो शेप भी कैसी हो जाएगी उस स्प्रिंग की, इस प्रकार से हो जाएगी, कॉनिकल शेप भी हो जाएगी। ठीक है, इस आकार की जो स्प्रिंग होगी, उस स्प्रिंग को हम कहते हैं आपका कॉनिकल हेलिकल स्प्रिंग। क्या, कॉनिकल हेलिकल स्प्रिंग। ठीक है, ये समझिए। नेक्स्ट है आपका टॉर्शनल हेलिकल स्प्रिंग। क्या, टॉर्शनल हेलिकल स्प्रिंग। ठीक है, यह एक संपीड़न कुंडलीदार स्प्रिंग के समान होती है। कैसी, संपीड़न का मतलब आप जानते हो, कंप्रेशन वाले। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, स्प्रिंग के समान होती है। यह मरोड़ टोर्शन लोड को सहन करने में प्रयुक्त की जाती है। इसका जो मेन काम क्या है, इसका जो मेन काम है, टॉर्शन लोड को सहन करने में प्रयुक्त की जाती है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, टॉर्शन लोड को सहन करने के लिए कौन सी स्प्रिंग प्रोड्यूस की जाती है, तो आपका आंसर रहेगा टॉर्शन हेलिकल स्प्रिंग। क्या, टॉर्शनल हेलिकल स्प्रिंग। ठीक है, इनका उपयोग दरवाजों के कब्जों, मोटर ब्रश होल्डरों तथा ब्रेकों में किया जाता है। आप कभी देखना, जब आपकी हाइड्रोलिक ब्रेक रहती है, तो आपकी जब ब्रेक लगती है तो वहाँ पे एक इस तरीके की एक स्प्रिंग बनाई जाती है,
ठीक है। इस जो टेढ़ी रहती है, ठीक है, ये वाली जो स्प्रिंग कभी ब्रेक को खुलवाना तो आपको यही वाली स्प्रिंग मिलेगी, ठीक है, क्रच हो या कुछ भी हो, ठीक। और आपकी जो दरवाजों में रहती है वो ये वाली स्प्रिंग यूज की जाती है, ठीक है। इसे बोलते हैं आपका टॉर्शनल हेलिकल स्प्रिंग, और इसका यूज करते हैं हम टॉर्शन लोड को सहन करने के लिए। क्या? टॉर्शन लोड को सहन करने के लिए हम इस स्प्रिंग का यूज करते हैं, ठीक है। ये हो गई आपकी हेलिकल स्प्रिंग। क्या? हेलिकल स्प्रिंग। अब जो आपके हैं जो हेलिकल स्प्रिंग में कुछ टर्म्स होते हैं, क्या कुछ टर्म्स होते हैं, यानी उन्हें क्या कौन से टर्म्स यूज होते हैं उनके बारे में अब हम क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे, ठीक है। पहला है आपका प्रूफ लोड यानी प्रमाण भार। प्रमाण भार क्या रहता है? प्रत्यास्थता। प्रत्यास्थता का मतलब है इलास्टिक लिमिट, जो कि अपने ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा वेट को सहन कर सकती है, ठीक। प्रत्यास्थता सीमा के अंदर किसी स्प्रिंग पर लगाए जा सकने वाले अधिकतम लोड उस स्प्रिंग का प्रूफ लोड कहलाता है। प्रत्यास्थता सीमा के अंदर किसी स्प्रिंग पर लगाए जा सकने वाले अधिकतम लोड उस स्प्रिंग का प्रूफ रेजिलेंस कहलाता है। रेजिलेंस का मतलब ये अधिकतम लोड क्या? वह अधिकतम लोड जिससे कि मैं एक स्प्रिंग है, ठीक है, इस स्प्रिंग पे अगर मैं 10 किलो लोड लगाता हूँ तो वो खिंच जाएगी, ठीक है, उसका शेप चेंज हो जाएगा। और जैसे उस 10 किलो लोड को मैं हटा लूँगा तो वो अपने ओरिजिनल शेप में वापस आ जाएगी। जैसे ही मैं उस पर 11 किलो लोड लगाता हूँ तो वो उसका शेप क्या हो जाएगा, वो शेप पहले तो वो इच्छी जाएगी, शेप चेंज हो जाएगा, लेकिन मैं जैसे ही मैं उस लोड को उठाऊंगा तो वो अपनी ओरिजिनल शेप में वापस नहीं आ पाएगी। यानी उसकी जो इलास्टिक लिमिट थी वो क्या थी? मैक्सिमम लोड की 10 किलो, यानी उसकी इलास्टिक लिमिट थी 10 किलो तक का कोई भी वेट हो तो इसकी इलास्टिक सीमा सेम रहेगी, यानी इलास्टिक बॉडी वेट की वो रहेगी कंडीशन, ठीक है। जैसे इलास्टिक लिमिट से मैं ऊपर जाऊंगा यानी 11 किलो लोड को कराऊंगा तो स्प्रिंग क्या हो जाएगी आपकी? चेंज, यानी परिवर्तन आना, यानी उसकी जो प्रॉपर्टी है या शेप क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, ठीक है। उसे बोलते हैं आपका प्रत्यास्थ सीमा। सेकंड है आपका रेजिलेंस यानी विकृति ऊर्जा। भार लगाने पर स्प्रिंग में हुई विकृति के कारण उसमें संचित हुई ऊर्जा को विकृति ऊर्जा कहते हैं। विकृति क्या रहती है? चेंज इन डायमेंशन, ठीक है, चेंज इन डायमेंशन। जब स्प्रिंग पे मैं कोई लोड लगाता हूँ, ठीक है, जब कोई लोड दबाता हूँ स्प्रिंग को, यानी लोड लगाता हूँ तो उसकी लेंथ पहले L थी, अब उसकी लेंथ क्या हो गई? हाफ L हो गई, ठीक है। जैसे मैं बात करूँ, पहले ये स्प्रिंग है, ठीक है, देखो इधर समझो, ये स्प्रिंग है आपकी, ठीक है, एक मिनट, ये स्प्रिंग है, ठीक, ये स्प्रिंग है। इस पर जब मैं लोड लगाता हूँ तो इसकी लेंथ पहले L थी, अब क्या रहेगी? L, ठीक है, यानी क्या रहेगी? अब इसमें क्या हुई? विकृति होगी। विकृति क्या रहती है? चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, ठीक है। ये क्या है? यानी इसका शेप क्या हो गया? चेंज, ठीक है। यही बात मैं आपको समझा रहा हूँ। भार लगाने पर स्प्रिंग में हुई विकृति के कारण, यानी उसकी लेंथ क्या हुई? चेंज हुई, उसके कारण वो क्या कर लेगी? अपने अंदर ऊर्जा को संचित कर लेगी। उस ऊर्जा को कहते हैं आपका विकृति ऊर्जा। जैसे आप स्प्रिंग को दबाते हो, जैसे आप अगर उसके ऊपर कोई बॉल रख दो या कोई चीज़ रख दो, जैसे आप उस लोड को हटाओ यानी उसे दबाना छोड़ दोगे तो देखना स्प्रिंग एकदम आपकी बेल्ट या एक्सपेंड होगी और उसके ऊपर जो बॉल थी वो आपकी हवा में उड़ना चालू हो जाएगी, ठीक है। उसी को हम बोलते हैं आपका विकृति ऊर्जा। क्या? विकृति ऊर्जा। नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्रूफ स्ट्रेस, प्रमाण विकृति। प्रमाण भार के लगने से स्प्रिंग के पदार्थ में उत्पन्न अधिकतम प्रतिबल तीव्रता को प्रमाण प्रतिबल कहते हैं, ठीक है। प्रूफ स्ट्रेस का मतलब है प्रमाण प्रतिबल। प्रमाण भार यानी प्रूफ लोड के लगने के कारण स्प्रिंग के पदार्थ में उत्पन्न अधिकतम प्रतिबल तीव्रता को ही हम क्या कहते हैं? प्रतिबल कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका स्टिफनेस। इसका फॉर्मूला पूछ लिया जाएगा, ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चन में। स्प्रिंग के स्थायी विस्थापन के लिए आवश्यक भार को उसका कड़ापन कहते हैं। स्प्रिंग के स्थायी विस्थापन के लिए आवश्यक भार को क्या कहते हैं? आप उसका विस्थापन कहते हैं, उसका कड़ापन कहते हैं। इसे किससे? स्टिफनेस को किससे डिनोट करते हैं? एस से डिनोट करते हैं। और इसका फॉर्मूला रहता है एस इजिकल टू डब्ल्यू अपॉन डेल्टा, जहाँ पे डब्ल्यू क्या है? लोड है, और डेल्टा क्या है? आपका विस्थापन है। डब्ल्यू क्या है? आपका लोड है, और डेल्टा क्या है? विस्थापन है। इसे किससे डिनोट करते हैं? इसे डब्ल्यू से डिनोट, सॉरी इसे एस से डिनोट करते हैं। इसे किससे डिनोट करते हैं? एस से डिनोट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्प्रिंग इंडेक्स, ठीक है। स्प्रिंग इंडेक्स क्या रहता है? स्प्रिंग कुंडलियों की औसत व्यास यानी कैपिटल डी तथा तार के व्यास डी के अनुपात को स्प्रिंग इंडेक्स कहते हैं। जैसे मैं बात करूं, ठीक है, ये आपकी स्प्रिंग है, ठीक,
ये देखो सर्कुल में बनेगी तो इसकी जो ये तो क्या कहलाएगी, ये कैपिटल डी कहलाएगी। और ये तार है, ठीक है, तार जैसे ये इस टाइप का है, तो इसका जो ये वाली डायमेंशन है, जिस तार की मैं बना रहा हूँ उसकी जो डायमीटर है उसे बोलते हैं स्मॉल डी, ठीक है। स्प्रिंग कुंडली यानी जो कुंडली बन रही है उसके व्यास तथा तार के व्यास के अनुपात को क्या कहते हैं, स्प्रिंग इंडेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, स्प्रिंग इंडेक्स कहते हैं। स्प्रिंग इंडेक्स इज इक्वल टू कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। स्प्रिंग इंडेक्स इज इक्वल टू कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका स्प्रिंग का जो हेलिकल स्प्रिंग रहती है उसमें जो विस्थापन क्या होता है और शियर स्ट्रेस फॉर्मूला कैसे जनरेट होता है, ठीक है। हेलिकल स्प्रिंग इसका एक डेरिवेशन है, ठीक है। डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है क्योंकि डेरिवेशन 3 पेजों का है। वो आपका मैकेनिकल वाले जो स्टूडेंट होते हैं, मशीन डिजाइन उनका एक सब्जेक्ट है, वहाँ पे आप उसका डेरिवेशन करते हो। बस आपको क्या याद रखना है, फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। देखो जैसे मैं बता दे रहा हूँ आपको, ये क्या है आपकी हेलिकल स्प्रिंग है, ठीक है। एक मिनट, ये हेलिकल स्प्रिंग है, ठीक है। इसकी एक और एक इस कुंडली के बीच को बोलते हैं पी, इसे बोलते हैं पिच। और ये जो कुंडली है इसे बोलते हैं इसका तार का डायमीटर। और ये इस पर लोड लग रहा है और सेंट्रल से दूरी, कुंडली के छोर से और सेंट्रल की दूरी को बोलते हैं आर, ठीक है। यानी तार के केंद्र से स्प्रिंग के केंद्र की दूरी को बोलते हैं आर, ठीक है। और ये जो कुंडली है इसका डायमीटर कितना है, ये एक सर्किल बनाएगी ना सिलेंडर के आकार का, इसका कैपिटल डी है, ठीक है। डायमीटर क्या है, कैपिटल डी, ठीक है। तो इस हेलिकल स्प्रिंग में जो आपका विस्थापन होता है उसका फॉर्मूला होता है डेल्टा इज इक्वल टू 64 WRQ इंटू एन अपॉन जी डी की पावर 4। डेल्टा इज इक्वल टू 64 WRQ इंटू एन अपॉन जी डी की पावर 4। आपको बस ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। ये डेल्टा जो आपको कौन सी स्प्रिंग की बात कर रहा हूँ मैं, हेलिकल स्प्रिंग की। कौन सी स्प्रिंग की बात कर रहा हूँ, हेलिकल स्प्रिंग की, ठीक है। तो आपको बस ये बेसिकली फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। जहाँ पे आपका W क्या रहता है, आपका वेट यानी लोड भार रहता है, और R क्या रहता है, स्प्रिंग के केंद्र से, R क्या रहता है आपका, स्प्रिंग के केंद्र से तार के केंद्र तक की लंबवत दूरी। स्प्रिंग के केंद्र से तार के केंद्र तक की लंबवत दूरी। T क्या रहता है, T आपका बल आघूर्ण रहता है, T इजिकल टू W इंटू R। H क्या रहता है, स्प्रिंग, N क्या रहता है, स्प्रिंग में कुंडलियों की संख्या यानी 1 2 3 4 कितनी कुंडली है। G क्या रहता है, तार के पदार्थ का कृत्यान मापांक, G तार के पदार्थ का कृत्यान मापांक। और Q इजिकल टू शियर स्ट्रेस। तो मैंने आपको ये डिस्प्लेसमेंट तो करा ही दिया था, 64 WRQ इंटू एन अपॉन जी डी की पावर 4। और नेक्स्ट है आपका जो शियर स्ट्रेस रहता है उसका फॉर्मूला रहता है आपका शियर स्ट्रेस यानी Q इजिकल टू 60 WR अपॉन पाई डी क्यू। ये बस आपको फॉर्मूले याद रखना है क्योंकि अगर मैं इनका डेरिवेशन कराने बैठूंगा तो आपको उससे पहले मुझे बल आघूर्ण क्या रहता है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहता है, वो सारी चीज़ें बतानी पड़ेंगी और जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। ये बेसिकली आपका इसके जो डेरिवेशन होता है इन दोनों का, आपका डिस्प्लेसमेंट का और शियर स्ट्रेस का, ये 3 या 4 पेजों का आपका डेरिवेशन बनता है, ठीक है। और 3 या 4 पेजों का डेरिवेशन बनता है और जो कि आपके मैकेनिकल सेकंड ईयर के स्टूडेंट पढ़ते हैं, उनका एक फाइनल ईयर के मशीन डिजाइन रहता है, वहाँ पे पढ़ते हैं। सिर्फ आपको इसमें ज़्यादा डेरिवेशन की आवश्यकता नहीं है, बस आपका MCQ क्वेश्चन होगा, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। हेलिकल स्प्रिंग का फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, और अब आपकी एक ही वीडियो ये बन गई, और आने वाली जो वीडियो होगी मैं आज ही प्रोवाइड करा दूंगा। उस वीडियो में मैं आपका पूरा स्प्रिंग और एक मेरा एक टॉपिक और रह गया है मशीन कंपोनेंट में, नकल जॉइंट, जो ट्रैक्टर ट्रॉली के बीच का जॉइंट होता है उसे नकल जॉइंट, वो मैं आज ही वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। यानी आज मैं आपको 2 वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा और उसके बाद एक आपका चैप्टर बचेगा लुब्रिकेशन, जिसे मैं कल आपका क्या करा दूंगा, फिनिश। यानी कल आपका ये पूरा थ्योरेटिकल जो सीरीज है यानी जो आपका सिलेबस है वो पूरा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। फिर मैं सिर्फ आपका थ्योरेटिकल पूरा कंप्लीट हो जाएगा, मैं आपको नोट्स की PDF भी प्रोवाइड करा दूंगा और उसके बाद आपकी MCQ क्लासेस कंटिन्यूस चलती रहेंगी जब तक कि आपकी एग्ज़ाम डेट ना आ जाए, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।